हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नर्सिंग रिसर्च के अंतर्गत। हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डियर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस होती क्या है, इसको हम नर्सिंग सेटिंग के अंदर या क्लिनिकल सेटिंग के अंदर कैसे अप्लाई करते हैं, कौन कौन से इसके स्टेप्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं। टॉपिक समझने लायक है, इम्पोर्टेंट है। एमएससी नर्सिंग के अंतर्गत एडवांस नर्सिंग प्रैक्टिस और नर्सिंग रिसर्च के अंतर्गत टॉपिक पढ़ने लायक है, समझने लायक है। दोनों ही सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको काम आएगा। बीएससी नर्सिंग के अंतर्गत, नर्सिंग रिसर्च के अंतर्गत ये काम में आता है। आपके टॉपिक दिया हुआ है सिलेबस के अंदर, वहाँ पे आपको काम आएगा। तो पूरा डिटेल से हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे ताकि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम का पर्पज इससे सॉल्व हो जाए और एक नर्सिंग को लेकर के हमारे अंदर एक रिसर्च वाला एटीट्यूड डेवलप हो। ठीक है, तो हमारे अंदर चीज़ों को अपडेट, अपने आप को अपडेट रखने की, नई नई चीज़ें क्लिनिकल सेटिंग के अंदर अप्लाई करने की हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक टेंडेंसी डेवलप हो। ये टॉपिक हमको आज उन चीज़ों में हेल्प करने जा रहा है। तो टॉपिक अच्छा है और टॉपिक थोड़ा समझने वाला है, तो इसलिए लेंदी है। इस वजह से इस टॉपिक को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे डियर, तो इस पूरा वीडियो जो है वो दो पार्ट में होने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट में हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे डियर इंट्रोडक्शन का, कंसेप्ट एंड मीनिंग, एंड नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंस एंड पर्पस ऑफ ईवीपी, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। क्या इंट्रोडक्शन है, होती क्या है, ठीक है, इसका फर्स्ट इमरजेंस कब हुआ था, क्या डेफिनेशन है इसकी, और क्या इसका कंसेप्ट है। कंसेप्ट एंड मीनिंग के बाद इसका इंपॉर्टेंस, क्यों जरूरी है ये, और इसके उद्देश्य क्या है। सेकंड पार्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा स्टेप्स ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जो कि क्रूशियल पार्ट है आपके एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस टॉपिक का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा रहेगा डियर बैरियर्स टू इम्प्लीमेंटिंग ईबीपी एंड स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम, एंड द लास्ट वन इज कंक्लूजन। ठीक है डियर, तो ये पूरा कंप्लीट आपका ऑब्जेक्टिव सेशन है कि कौन कौन से टॉपिक्स के अंतर्गत हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो ये सब टॉपिक्स रहेंगे हमारे दो पार्ट के अंदर, ये वीडियो होने जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से समझेंगे, बड़े ही आराम से इसको टॉपिक को समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि टॉपिक जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जब हम इसको बुक से पढ़ने बैठेंगे। तो कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी कि आपको ये टॉपिक आज की इस वीडियो में समझ में आ जाए। और अगर आज की इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने समझने को मिलता है और आपको लगता है कि ये वीडियो हमारे लिए यूजफुल रहा, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, इंट्रोडक्शन। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब क्या है, देखिए नाम से क्लियर है। एविडेंस, देखिए नाम से क्लियर है एविडेंस। एविडेंस मतलब होता है क्या डियर, प्रूफ। ठीक है, या इसको अपन और कहें तो फैक्ट। जब हम पेशेंट की केयर करते हैं तो किन बातों के आधार पर हम पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्या हम अपनी मनमर्जी से कुछ भी पेशेंट के साथ कर सकते हैं या उसकी केयर करते वक्त। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि एक डायबिटिक पेशेंट है और आपके पास वो आया है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हुआ है, और आप उसको लगा रहे हो डियर डीएनएस। उसको कौन सी ड्रिप लगा रहे हो, डीएनएस। तो ये हो गया आपकी मनमर्जी वाला काम, क्योंकि ऑलरेडी देखिए यहाँ पर ग्लूकोज कंटेंट है यानी डेक्सट्रोज कंटेंट है। और अगर डायबिटिक पेशेंट है तो ये जो डीएनएस वाला, जो डेक्सट्रोज वाला पार्ट है, ये डायबिटिक पेशेंट की कंडीशन को और डिटेरियोरेट कर देगा। समझ में आ रहा है। इसलिए क्या होगा कि हम अपनी मनमर्जी से कोई भी काम नहीं करेंगे। हमारे पास अपने डिसीजन मेकिंग के लिए जब भी हम पेशेंट की केयर करते हैं तो हम उसको कौन सी मेडिसिन दे रहे हैं, कौन सी उसके ऊपर हम थेरेपी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी हम नर्सिंग केयर दे रहे हैं, इन सब बातों के पीछे एक साइंटिफिक प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। तो हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारी जो प्रैक्टिस की हम बात करेंगे मतलब नर्सिंग केयर। हालांकि जो टर्म है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ये ओवरऑल मेडिकल फील्ड को अप्लाई होती है, लेकिन हम नर्सिंग फील्ड से हैं तो हम नर्सिंग केयर की बात करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमारा काम क्या है, पेशेंट को नर्सिंग केयर देना। तो हम जो नर्सिंग केयर दे रहे हैं वो किसके आधार पर दे रहे हैं डियर, प्रूफ और फैक्ट के आधार पर। अगर हमने पेशेंट को पैरासीटामोल मेडिसिन एडमिनिस्टर की है बजाय कोल्ड स्पंजिंग के, या कोल्ड स्पंजिंग प्रेफर किया है बजाय हमने पैरासीटामोल के इन द केस ऑफ फीवर, तो
हमारे पास उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, हमारे पास उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए एक फैक्चुअल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, जिसके आधार पर हम कह सकें कि हमने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पेशेंट की पर्टिकुलर केयर प्लान की है। आ रहा है समझ में? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है उसको यूज करने का फायदा क्या होगा डियर, कि हम पेशेंट के ऊपर कोई भी माल प्रैक्टिस करने से बच जाएंगे, उसको कोई भी गलत ट्रीटमेंट देने से बच जाएंगे। तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का जो कंसेप्ट है वो अर्ली 1990 के अंतर्गत आया था, और इसको लाने का कारण क्या था कि हर कुछ ही केयर की जा रही थी पेशेंट की, पेशेंट को बेनिफिट हो या नहीं हो, क्या मतलब कोई एक ऐसा पर्टिकुलर बेस नहीं था जिसके आधार पर हम कह सके कि पेशेंट के साथ ये करना चाहिए, ये केयर देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो कारण क्या था एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के जनरेट होने के, इस प्रकार का कंसेप्ट सोसाइटी के अंदर आने का जो मेन रीजन था वो था इनकंसिस्टेंट स्टैंडर्ड। पेशेंट की जब हम देखभाल करते हैं तो कोई भी प्रोटोकॉल्स फॉलो हम नहीं करते थे, राइजिंग कॉस्ट, अननेसेसरी ट्रीटमेंट हम लोग करते थे जिसकी पेशेंट को रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। ठीक है, तो अननेसेसरी ट्रीटमेंट की वजह से क्या होता, पेशेंट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आता, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती एंड इन एफिशिएंसीज इन हेल्थ केयर एंड अदर प्रोफेशनल फील्ड्स। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो एक कॉमन कंसेप्ट है, अदर फील्ड्स के अंदर भी यूज होता है, इसलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है। लेकिन हम बात करेंगे हेल्थ केयर फील्ड की, तो इनएफिशिएंसीज इन हेल्थ केयर फील्ड, पेशेंट को जिस टाइम जिस केयर की जरूरत है, अगर वो केयर छोड़ करके हम कोई दूसरा प्रोसीजर पेशेंट के साथ कर रहे हैं, तो दैट इंडिकेट्स आर इनएफिशिएंसीज इन क्लिनिकल डिसीजंस। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक कंसेप्ट आया था कि हम कोई भी काम करें, हम कोई भी पेशेंट की केयर के से रिलेटेड कोई भी काम करें, तो उसके पीछे हमारे पास एक साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए। ठीक है डियर, अब ये साइंटिफिक एविडेंस हमको मिलेगा कहाँ से? साइंटिफिक एविडेंस क्या थ्योरी पर बेस्ड होगा कि मन जी में हमने कोई भी कल्पना कर ली, एक इमेजिनेशन कर लिया, एक थ्योरी बना ली और उस थ्योरी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं? नहीं। साइंटिफिक एविडेंस का मतलब कैसे जनरेट करोगे आप डियर? रिसर्च के थ्रू जनरेट करोगे। तो आप अगर रिसर्च करते हो, रिसर्च के द्वारा कोई फाइंडिंग्स आपको मिलती है, उस फाइंडिंग्स को आप क्लिनिकल सेटिंग में अप्लाई करते हैं। हम कौन सी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं डियर? रिसर्च पढ़ रहे हैं। रिसर्च में काम क्या है? नई नई चीजें फाइंड आउट करना, या जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनको रिफाइन करना। हमने एग्जिस्टिंग चीज जो हम गलत तरीके से चल रही थी उसके बारे में हमने एक नया मेथड खोज निकाला, ठीक है, रिसर्च के माध्यम से, कि ये पुराना जो प्रैक्टिस है वो गलत है और नई प्रैक्टिस अच्छी है, या हमने कोई नई ऐसी टेक्निक डेवलप की जिससे पेशेंट को कंफर्ट मिले। डेवलप करने के बाद क्या फायदा अगर हम उस प्रैक्टिस, उस जो न्यू चीज हमने, न्यू इन्फॉर्मेशन जो हमने जनरेट की है, वो इन्फॉर्मेशन अगर पेशेंट के काम नहीं आए। और पेशेंट के काम वो इन्फॉर्मेशन कब आएगी? जब हम उस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे। जो नई चीज हमने जनरेट की है, जो न्यू डिस्कवर किया है, जो नई टेक्नोलॉजी इमर्ज की है, जो नई क्या कहते हैं, जो नया आपने कुछ भी डिस्कवर किया है, ठीक है, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो प्रोसीजर्स हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट हो, वो अगर पेशेंट के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा तो उसका कोई यूज नहीं रहेगा। तो ये पेशेंट के ऊपर अप्लाई कब होगा? जब नर्सेज का या डॉक्टर्स का एक एटीट्यूड रहेगा कि जो नई नई चीजें आ रही हैं निकल के सामने, जो न्यू अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, उनको हम अप्लाई करें। और अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया डियर? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो जब इस प्रकार का एटीट्यूड होगा तो हम उन चीजों को पेशेंट को अप्लाई कर पाएंगे। और किस तरीके से अप्लाई करना है उस चीज को समझने के लिए हम क्या स्टडी करेंगे आज? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। तो देखिए, इंट्रोडक्शन है, छोटा सा, हमको लगता है कि बहुत छोटा टॉपिक है समझने में, लेकिन जितने डायरेक्शन से हम किसी भी टॉपिक को समझेंगे उतना ही हमारे कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है डियर, तो ऐसा नहीं समझना है कि इंट्रोडक्शन है, एक 4-5 लाइनें हैं और इसको हम फटाफट रीड आउट करके और फ्री हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। जितना हम डिटेल में इसको समझेंगे उतना ही हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया कि जो भी हमने रिसर्च के माध्यम से जो भी कुछ नया डेवलप हमने किया है, या जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को रिफाइन किया है, उस इंफॉर्मेशन को, उस न्यू डिस्कवरीज को पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना। और अप्लाई करने का काम कौन करेगा? नर्सेज एंड डॉक्टर्स। और वो कब करेंगे? जब उनका एक एटीट्यूड रहेगा कि हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को यूज करें। तो उनके अंदर, किन के अंदर? हेल्थ प्रोफेशनल्स के अंदर, जिसमें कॉमनली किन की हम बात करेंगे? नर्सेज एंड डॉक्टर्स की। उनके अंदर एक एटीट्यूड डेवलप हो कि हम जो न्यू हो रहा है, चेंजिंग, उनके अंदर एक कुछ चेंज को अडॉप्ट करने की एक टेंडेंसी को डेवलप करना।
अभी हम हॉस्पिटल जाते हैं और कई बार हम नर्सेज को या किसी भी मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये कहते सुनते हैं कि नहीं, हमने तो ऐसा ही किया है हमेशा से और हम ऐसा ही करेंगे, आप पता नहीं कुछ नया क्या बता रहे हो हमको। ये एक एटीट्यूड है जो कि पेशेंट को न्यू टेक्नोलॉजी से, न्यू कंफर्ट से, ठीक है, न्यू इंफॉर्मेशन से उसको जो है आइसोलेट कर रहा है। ये एटीट्यूड रखना कि हमने जो किया है, हम जो करते आ रहे हैं वो ही सही है, वो एक ट्रेडिशनल मेथड हो गया कि हमने जो अपने सीनियर से सीखा है वही हम अप्लाई करेंगे। अगर हम ऐसा करते जा रहे हैं तो नया नया कुछ खोजने का मतलब क्या रहा? हम न्यू रिसर्च क्यों करते हैं, हम न्यू डिस्कवरी क्यों करते हैं? ताकि सोसाइटी को कुछ बेहतर हम लोग दे सके। ठीक है, तो ये एक एटीट्यूड आप लोगों को जो है मेडिकल प्रोफेशनल्स को चेंज लाने की जरूरत है। द आइडिया वॉज सिंपल बट पावरफुल। डिसीजन शुड बी गाइडेड बाय द बेस्ट अवेलेबल एविडेंस। हमारे जो क्लिनिकल डिसीजंस हैं, क्लिनिकल डिसीजन मतलब आपको समझ में आ गया कि पेशेंट की केयर से रिलेटेड जो भी हम डिसीजंस लेंगे, दैट गाइडेड बाय बेस्ट अवेलेबल एविडेंस रादर देन ट्रेडिशन, ओपिनियन और हैबिट। ट्रेडिशन जो चलता आ रहा है हम तो वैसा ही करेंगे, वो नहीं करना है। ओपिनियन, ठीक है, हमें इस पेशेंट के साथ, डायबिटीज वाला पेशेंट है, कोई भी पेशेंट है, इस पेशेंट के साथ हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही करेंगे। या हैबिट, हमारी तो आदत ऐसी है हम ऐसा ही करें। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ नया हमको यूज करना चाहिए अगर वो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है तो। ठीक है, हमें उस नए की तरफ जाना चाहिए। तो ये एक एटीट्यूड डेवलप करने की हमको लोगों को जरूरत है। डेफिनेशन, जो इसको सिस्टमेटिकली डिफाइन किया गया था 1996 में, सेकेट के द्वारा डिफाइन किया गया था, और वो क्या कहते हैं? द कंसेंटियस एक्सप्लिसिट एंड जुडिशियस यूज ऑफ करंट। देखिए टर्म क्या है करंट, वो भी हम समझेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। करंट का मतलब हो गया क्या डियर? लेटेस्ट। करंट का मतलब क्या हो गया? लेटेस्ट। ऐसा नहीं कि हमने कोई 10 साल पुरानी रिसर्च उठा ली और उसमें से हमको कोई एविडेंस मिला और हम उसको पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, पता चला उसके बाद तो कई सारी रिसर्चेज और हो चुकी है। तो हमारा एटीट्यूड ऐसा नहीं कि हमको रिसर्च यूज करना है और अप्लाई करना है पेशेंट के ऊपर, लेकिन वो चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो एविडेंस हम लोग यूज करने जा रहे हैं दैट शुड बी लेटेस्ट। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे रिसर्च खोजने पड़ेंगे। एक पर्टिकुलर टॉपिक को, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको कई सारे रिसर्चेस के स्टडी करनी पड़ेगी, तब हमको पता चलेगा कि कौन सी रिसर्च अभी लेटेस्ट न्यू डिस्कवर हुई है। ठीक है, तो करंट बेस्ट एविडेंस, जब आप रिसर्च सर्च करोगे, ठीक है, जो ऑलरेडी स्टडीज है उनको जब आप सर्च करोगे तो उसमें आपको कई प्रकार के इंटरवेंशन देखने को मिलेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए हम ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। अब आपकी यहाँ पर जजमेंट काम में आएगा, आपका एक्सपीरियंस काम में आएगा। ठीक है, आपकी स्किल्स काम में आएगी कि आप किस एविडेंस को सेलेक्ट करते हैं। तो करंट बेस्ट एविडेंस इज मेकिंग डिसीजंस अबाउट द केयर ऑफ द इंडिविजुअल पेशेंट। तो चलिए इनका मतलब समझ लेते हैं। कंसेंटियस का मतलब क्या है, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, जुडिशियस का मतलब क्या है। कंसेंटियस का मतलब क्या है? एक्टिवली एंड केयरफुली यूज एविडेंस। जैसा हमने बात की थी कि जो एविडेंस आप सेलेक्ट कर रहे हो वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट रहेगा। तो सबसे जो बेस्ट एविडेंस, बेस्ट इंटरवेंशन है वो आपको सेलेक्ट करना है। दूसरा है बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट अबाउट इट। जो इंटरवेंशंस आप यूज कर रहे हो उसके रिगार्डिंग आपके पास प्रॉपर सपोर्टिंग फैक्चुअल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि जो मैंने डिसीजन लिया वो किस आधार पर लिया। तो एक्सप्लिसिट क्या हो गया डियर? बी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट अबाउट इट, यूज इट वाइजली विद बैलेंस एंड कंपैशन। और इसको वाइजली यूज करना है, इसको वाइजली यूज करना है। ऐसा नहीं कि हमने किसी पेशेंट के साथ हमने इंटरवेंशन दिया कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के और पेशेंट के लिए वो कंफर्टेबल नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है। जैसे एक वीगन क्लाइंट है जो कि वेजिटेरियन है और उसके अंदर अगर आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है या प्रोटीन की इसको कमी है तो मोस्टली हम ये एडवाइस करते हैं कि आप मीट कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन वीगन पेशेंट के अंदर आप मीट प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको पेशेंट की वैल्यूज, बिलीफ को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मतलब क्या है कंसेंटियस का, ठीक है, एक्सप्लिसिट का एंड जजमेंट का। A patient with chronic obstructive pulmonary disease comes to the hospital
विद ब्रेथलेसनेस। एक पेशेंट है जो कि किसका पेशेंट है डियर, सीओपीडी का पेशेंट है, और हॉस्पिटल आता है जिसको कि सांस लेने में तकलीफ है। ठीक है, आपका काम क्या रहेगा डियर, द नर्स केयरफुली रिव्यूज द लेटेस्ट एविडेंस दैट सेज हाई फ्लो ऑक्सीजन कैन बी हार्मफुल इन सीओपीडी बिकॉज इट में सप्रेस द पेशेंट ड्राइव टू ब्रीथ। पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा कि पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए। लेकिन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, कौन सा कैनुला यूज करना है, ठीक है, और कितनी फ्लो रेट उसकी होनी चाहिए। तो हम अपनी मर्जी से तो ऐसा नहीं कि उसको मास्क लगा करके और हमने जो है 10 लीटर पर मिनट करके या 12 लीटर पर मिनट इस तरीके के ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। क्या है, हाई फ्लो ऑक्सीजन कैन बी हार्मफुल इन सीओपीडी। ये हार्मफुल हो सकता है बिकॉज इट में सप्रेस द पेशेंट्स ड्राइव टू ब्रीथ, क्योंकि ये पेशेंट की सांस लेने की जो इच्छा है उसको खत्म कर सकता है। दूसरा क्या है, गाइडलाइंस रिकमेंड्स लो फ्लो ऑक्सीजन 1 to 2 लीटर पर मिनट वाया नेजल कैनुला इंस्टेड। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे कि ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करोगे, नहीं, तो उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है, लेकिन इस तरीके से करना है कि पेशेंट को किसी भी प्रकार से हार्म नहीं हो, उसको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो। तो गाइडलाइंस क्या कहती है डेयर यहाँ पर कि आप नेजल कैनुला के माध्यम से 1 to 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेन मतलब आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट क्या रहेगा, द नर्स एक्सप्लेन टू द पेशेंट एंड फैमिली दैट ऑक्सीजन इज बीइंग गिवन एट ए controlled low rate because research shows it prevents complications like CO2 retention. ठीक है, next is judicious. The nurse uses evidence but also considers, देखिए ध्यान से, uses evidence लेकिन also considers the doctor's clinical judgment about the patient current oxygen saturation, the patient comfort एंड टॉलरेंस ऑफ द नेजल कैनुला। तो पेशेंट के साइड से भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन है तो वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए, उसके आधार पर हम अपना क्लिनिकल डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमको पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है, लेकिन साथ के साथ इन चीज़ों का हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के समझ में आ गया ये जो डेफिनेशन थी, कंसेंटियस का मतलब क्या है, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या है, जुडिशियस का मतलब क्या है। ठीक है डियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इसका जो जनरल कंसेप्ट आता है, ठीक है, डेफिनेशन हमने पढ़ी इसकी, इसका जो जनरल कंसेप्ट है इसको अपन समझते हैं। मीनिंग से हमको जो हमारा कंसेप्ट है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का, इसको और समझने में और डिटेल से जानने में और इसके साथ और ज़्यादा फैमिलियर होने में हमको हेल्प मिलेगी। ठीक है डियर, चलिए बने रहिए टॉपिक के साथ, बोर नहीं होना है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारे स्टेप्स रहेंगे वो भी अच्छे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल थिंकिंग को जनरेट करने वाले हैं। तो आपकी जो नर्सिंग स्किल्स है, अगर आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस यूज़ कर रहे हैं तो आपकी नर्सिंग स्किल्स को डेफिनेटली ये बूस्ट करने वाले हैं और आपकी जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसको भी डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। तो आपका जो एक स्टैंडर्ड होगा सोसाइटी के अंदर और आपकी जो रेपुटेशन होगी वो भी लोगों की नज़रों में बढ़ेगी। चलिए, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मीन्स यूजिंग द मोस्ट रिलायबल, रिलीवेंट एंड करंट। देखिए जहां पे भी हम पढ़ रहे हैं दो चीजें आ रही है सामने, एक तो रिलायबल होना चाहिए, दूसरा करंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 10 साल पुरानी या 15 साल पुरानी कोई भी रिसर्च उठा करके और उसका इंटरवेंशन हम पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। कैसा होना चाहिए डियर? एविडेंस करंट। तो हमको करंट की तरफ जाना है और उसको सेलेक्ट करना है। रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय, जिसके पास जिसके लिए आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो, प्रूफ हो। रेलिवेंट, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमने एविडेंस तो ले लिया, लेकिन क्या वो पेशेंट की नीड को सेटिस्फाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। कंबाइंड विद योर ओन एक्सपर्टाइज एंड द वैल्यूज ऑफ दोज यू सर्व। वैल्यूज ऑफ दोज यू सर्व मतलब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर डियर? पेशेंट की बात कर रहे हैं। वैल्यूज ऑफ दोज यू सर्व टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ठीक है, चलिए, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ बेस्ट रिसर्च एविडेंस, clinical expertise and patient values. There are 3 pillars of evidence based practice. First one is best available evidence, second one is clinical expertise and the third one is patient value. So इन तीनों को मिला करके आपकी एक
कंप्लीट ईबीपी तैयार होती है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ए सिस्टमैटिक अप्रोच टू नर्सिंग केयर, जब भी हम कोई एविडेंस अप्लाई करते हैं, जब भी हम कोई एविडेंस अप्लाई करते हैं क्लिनिकल सेटिंग के अंदर पेशेंट के ऊपर, तो वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। सो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं डियर, सिस्टमैटिक अप्रोच टू नर्सिंग केयर स्टेप है। सबसे पहले आप जो है एविडेंस सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप उसको क्रिटिकली अप्रेज करोगे, ठीक है, उसके बाद आप उसको अप्लाई करोगे। तो ये सारी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। नेक्स्ट इज इट शिफ्ट नर्सिंग फ्रॉम बीइंग ट्रेडिशन बेस्ड, ट्रेडिशन बेस्ड का समझ में आ गया कि हमने तो ऐसा ही किया है और हम ऐसा ही करते आए हैं और हम ऐसा ही करेंगे। तो वो एक माइंडसेट हमको चेंज करने की जरूरत है टू बीइंग रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड। अच्छा, रिसर्च और एविडेंस बेस्ड अगर हम पेशेंट के ऊपर देखभाल कर रहे हैं, नर्सिंग केयर दे रहे हैं, तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? एक तो पेशेंट के ऊपर अननेसेसरी प्रोसीजर्स करने से हम लोग बच जाएंगे, जिससे पेशेंट की एक नुकसान भी हो सकता है, हार्म भी हो सकता है, और दूसरा उसकी मेडिकल कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो दोनों ही चीज़ों से हम पेशेंट को सेव कर पाएंगे। इसके अलावा हम उसको कम समय में, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम इफेक्टिव हम उसको केयर दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम कंसेप्ट की। सो देयर आर 3 पिलर्स ऑफ ईबीपी एज वी स्टेटेड अर्लियर इन द प्रीवियस स्लाइड। व्हाट आर दीज? बेस्ट रिसर्च एविडेंस, क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड पेशेंट वैल्यूज। ठीक है, वन बाय वन समझेंगे हम इनका मतलब क्या है, और इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे पास क्या बनता है डियर? क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। इन तीनों चीजों को ध्यान में रख करके ही हम क्लिनिकल डिसीजन बनाएंगे। चलिए, 3 पिलर्स ऑफ ईबीपी क्या है? बेस्ट अवेलेबल एविडेंस फ्रॉम रिसर्च। आपको क्या करना डियर? बेस्ट अवेलेबल एविडेंस फ्रॉम रिसर्च। आपका कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या क्या इंटरवेंशंस ऑलरेडी डिस्कवर हो चुके हैं, कौन कौन से इंटरवेंशंस है ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं, उन इंटरवेंशंस को आपको सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आप कहां जाओगे डियर? रिसर्च स्टडी सेलेक्ट करोगे, या क्लिनिकल गाइडलाइंस में देखोगे, या सिस्टमैटिक रिव्यूज करोगे। ठीक है, ये हो गया आपका पहला अवेलेबल बेस्ट एविडेंस। दूसरा हो गया क्लिनिकल एक्सपर्टाइज ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। यहां पर आपको ध्यान रखना है, आपका एक्सपीरियंस और आपकी स्किल्स काम में आएगी कि पहली बात तो कि कौन सा एविडेंस सेलेक्ट करें, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग कौन सा एविडेंस सही रहेगा। कंबाइन द बेस्ट अवेलेबल रिसर्च विद द नर्सेज ऑन नॉलेज, स्किल्स एंड पास्ट एक्सपीरियंस। क्लिनिकल जजमेंट एंश्योर्स इट्स सेफ एंड सूटेबल फॉर द पेशेंट। नर्स को यह देखना चाहिए कि क्या ये इंटरवेंशन सेफ रहेगा और पेशेंट की नीड को सेटिस्फाई करने वाला रहेगा, तो क्या पेशेंट के लिए सूटेबल है। ठीक है, तो यहां पर क्या काम में आ रहा है डियर? आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस काम में आ रहा है, आपकी स्किल्स काम में आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेफरेंसेस एंड वैल्यू ऑफ द पेशेंट। पेशेंट की वैल्यूज में हमको क्या क्या ध्यान में रखना है डियर? एक तो उसका कल्चरल बैकग्राउंड ध्यान में रखना है कि पेशेंट के कल्चरल बैकग्राउंड को अफेक्ट तो नहीं कर रहा, उसके बिलीव्स को हरास तो नहीं कर रहा, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है एंड इंडिविजुअल नीड्स क्या है। डिस्कस द अवेलेबल ऑप्शन, जो भी आपने अवेलेबल ऑप्शन मतलब जो भी आपने इंटरवेंशन सेलेक्ट किए हैं, कि हम पेशेंट के साथ वो डिस्कस करना चाहिए कि हमारे पास ये अल्टरनेटिव्स हैं, हम ये भी कर सकते हैं, 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 लेकिन हम वो करेंगे जो आपको सही लगता है। तो पेशेंट के साथ डिस्कस करना, और अगर पेशेंट कोई ऐसा एविडेंस सेलेक्ट करता है जिसमें उसको बेनिफिट कम हो, तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, हम उसको एडवाइस कर सकते हैं, काउंसिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के कोई भी एविडेंस जब हम सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर पेशेंट के साथ डिस्कशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डिस्कस द अवेलेबल ऑप्शन विद द पेशेंट एंड फैमिली, रिस्पेक्ट कल्चरल बिलीफ्स, पर्सनल विशेज एंड एक्सपेक्टेशंस, शेयर्ड डिसीजन मेकिंग। इंपॉर्टेंट क्या है डियर? पेशेंट वैल्यूज की जब हम बात करते हैं, यहां पर क्या होना चाहिए डियर? शेयर्ड डिसीजन मेकिंग। मतलब जो भी डिसीजन आप ले रहे हो वो एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस होनी चाहिए, नर्स एंड पेशेंट की, डॉक्टर एंड पेशेंट की क्यूमुलेटिव प्रोसेस होनी चाहिए, ना कि वन साइडेड होनी चाहिए। ठीक है, तो पेशेंट प्लस नर्स प्लस एविडेंस, और ये जो दोनों डिस्कस करेंगे वो किस बारे में करेंगे डियर? एविडेंस को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करेंगे कि क्या सही रहेगा आपके लिए, क्या नहीं रहेगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, importance and purpose of EBP. What is the importance and what is the purpose of EBP? It improves quality of care as we discussed earlier, कि इससे पेशेंट की ऊपर जो भी आप काम कर रहे हो उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। जैसे मैं बात एक एग्जांपल मोस्टली देता हूं कि जब हम एक पेशेंट से दूसरी पेशेंट की तरफ जाते हैं, मतलब एक पेशेंट पर हमने कोई प्रोसीजर किया, उसके बाद हम गए दूसरे पेशेंट पर,
तो क्या हम अपने साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरी करके ले जाते हैं? इसका आंसर है यस। हमारे हाथ जो कि हमने पहले पेशेंट को टच किया था प्रोसीजर के टाइम पर, उसके ऊपर अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो वो हमारे हाथों के द्वारा दूसरे पेशेंट तक पहुंच जाते हैं और वो दूसरे पेशेंट के अंदर क्या करते हैं डियर? डिजीज कॉज करते हैं, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं? नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन। अब होता क्या है, रिसर्च हुई, पता लगा कि इस नोजोकोमियल इन्फेक्शन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो हमने कहा हैंड वॉशिंग। क्या करेंगे डियर? हैंड वॉशिंग। ठीक है, कि मतलब जब भी आप एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की तरफ जाओगे, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की तरफ जाओगे तो आप क्या करोगे? हैंड वॉशिंग करोगे। अब क्या होगा, पेशेंट ए एंड पेशेंट बी, आपने कोई भी प्रोसीजर किया, आप बी की तरफ जा रहे हो, लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे? हैंड वॉशिंग करोगे। कहाँ जाओगे? नर्सेज स्टेशन में जाओगे, साबुन और पानी से हाथ धोगे, उसके बाद वापस जाओगे। फिर दूसरे से तीसरे की तरफ जाओगे तो उससे पहले आप कहाँ होगे? नर्सेज स्टेशन में आओगे, वॉश बेसिन की तरफ, फिर साबुन और पानी से हाथ धोगे। ठीक है, आपने क्या कर दिया डियर? नोजोकोमियल इन्फेक्शन को तो प्रिवेंट कर दिया। लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आपने प्रॉपर हाथ नहीं धोए, प्रॉपर साबुन को अप्लाई नहीं किया, प्रॉपर आपने रिंज नहीं किया, तो आपका जो पर्पस था हैंड वॉशिंग का वो पूरा नहीं हो पाएगा। पहला। दूसरा था, अगर नॉट प्रॉपरली क्लीन, दूसरा ये हो गया कि ये टाइम कंज्यूमिंग हो गया। क्या हो गया डियर? टाइम कंज्यूमिंग हो गया। ठीक है, तो इन्हीं दो पॉइंट को लेकर के हम आगे चलते हैं। तो एक टाइम कंज्यूमिंग हो गया, तो अब इसके लिए क्या गया डियर? नई टेक्निक आ गई, हैंड सैनिटाइजर। क्या गया डियर? हैंड सैनिटाइजर। ठीक है, एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर आपने लिया, थोड़ा सा 2 to 3 ml आपने लिया और हाथ के ऊपर अप्लाई कर लिया, तो उसकी इफेक्टिवनेस जो थी वो सोप एंड वाटर से ज्यादा थी। और दूसरा, लेस टाइम कंज्यूमिंग। आप एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट की तरफ जा रहे हो, उसी बीच में आप अपने हाथ को डिकंटामिनेट कर सकते हो, स्टरलाइज कर सकते हो। ठीक है डियर, तो यहाँ पर हैंड सैनिटाइजर। तो पहला जो कंसेप्ट आया था कि हमको हैंड वॉशिंग करनी चाहिए, तो हमारे पास जो अवेलेबल मेथड क्या था? सोप एंड वाटर, तो हम उससे करते थे, तो उससे हमको इफेक्टिवनेस मिली थी कि नोजोकोमियल इन्फेक्शन रिड्यूस हो गया। लेकिन साथ के साथ क्या हो गया कि अगर प्रॉपरली क्लीन नहीं किया या उसकी वजह से केसेस फिर भी बढ़ रहे थे। और दूसरा था टाइम कंज्यूमिंग था। तो फिर नया कुछ देखा कि हैंड सैनिटाइजर की वजह से हमको जो हमारा गोल है वो हमको मिल सकता है। ठीक है डियर, तो आप बताइए मेरे को कि पेशेंट के अंदर नोजोकोमियल इन्फेक्शन को रोकने में क्या रिसर्च इफेक्टिव थी या नहीं थी? क्या आपकी जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस थी वो इफेक्टिव थी या नहीं थी? अगर हमारे अंदर ये एटीट्यूड नहीं होता कि हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करें, तो हम डायरेक्ट ही वही ट्रेडिशनल प्रैक्टिस को करते रहते। क्या करते रहते डियर? ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, कि हम एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पर बिना हाथ धोए, बिना हाथों को क्लीन किए चले जाते। ना तो हम इस टेक्निक को यूज करते और ना ही हम इस एडवांस प्रोसीजर्स को यूज करते। कब? जब हमारे अंदर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस वाला एटीट्यूड नहीं होता। लेकिन ये एटीट्यूड है इसलिए हमने अडॉप्ट किया। तो ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम तो ऐसे ही करते आए हैं या हमारे सीनियर्स ने हमको ऐसे सिखाया है तो हम ऐसे ही करेंगे, ये कहने से काम नहीं चलेगा। आपको नए जो न्यू डिस्कवरीज है उसको अडॉप्ट करना होगा, आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन को अडॉप्ट करना होगा, आपको अप टू डेट रहना होगा। और यही एक रास्ता है जिससे हम पेशेंट को कॉस्ट इफेक्टिव केयर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि क्या क्वालिटी ऑफ केयर इंप्रूव हो रही है, नहीं हो रही? दूसरा क्या है? प्रमोट्स पेशेंट सेफ्टी। तीसरा है इंप्रूव्स पेशेंट केयर आउटकम। पेशेंट की जो केयर आप कर रहे हैं उसके जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो भी हमको बेहतर मिलेंगे। तो यहाँ पर समझाने का मेरे को लग रहा है कि एक एक चीज आपके माइंड में क्लियर होती जा रही है। इट इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ केयर, प्रमोट पेशेंट सेफ्टी, इंप्रूव्स पेशेंट केयर आउटकम्स, प्रमोट कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर। जैसा कि मैंने बताया कि अननेसेसरी हम मेडिकल कॉस्ट लगाने से बच जाएंगे। अननेसेसरी हम कोई प्रोसीजर्स कर रहे हैं जो कि पेशेंट का कोई काम का नहीं है, तो हम उससे बच जाएंगे। नेक्स्ट इज एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग। किसमें? नर्सेज में, जिसकी हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। नर्सेज एंड डॉक्टर्स में हम दोनों के लिए ही है, लेकिन हम बात करेंगे नर्सेज की। रिड्यूसेस वेरिएशंस इन नर्सिंग प्रैक्टिस। वेरिएशंस मतलब कि हम अजमेर में कुछ और चल रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ और चल रहा है, महाराष्ट्र में कुछ और चल रहा है। ठीक है, तो ये जो वेरिएशंस है ये नहीं आएगा।
वेरिएशंस मींस एक कॉमन स्टैंडर्ड्स फॉलो होगा थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। ब्रिजेस द गैप बिटवीन रिसर्च एंड प्रैक्टिस, ब्रिजेस द गैप बिटवीन द रिसर्च एंड प्रैक्टिस। जैसे कि हमने बताया कि अगर आप कोई भी पर्सन रिसर्च कर रहा है और कुछ नया निकाल के आता है, ठीक है, कुछ नया खोज करके लाता है हमारे सामने, चाहे वो पेशेंट के कंफर्ट से रिलेटेड हो या किसी और चीज से रिलेटेड हो, वो अगर यूज नहीं हो रहा है तो उस रिसर्च का कोई मतलब नहीं है। अगर उस रिसर्च से जो कुछ नया हमको मिला है अगर वो पेशेंट के काम नहीं आ रहा है तो उस रिसर्च का कोई मतलब नहीं है। ईबीपी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हमको उस गैप को फिलअप करने में हेल्प करती है। अगर हमको पता है कि ईबीपी कैसे करना है तो हम रिसर्च को पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एनहांसेस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। आपकी भी नॉलेज अपडेट होगी क्योंकि आप नई नई रिसर्चेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो टाइम टू टाइम करंट एविडेंस जब आप देखोगे तो आपके पास भी न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इन्फॉर्मेशन आपको भी अवेलेबल होगी, आपको मिलेगी। इससे आपका क्या होगा डियर, प्रोफेशनल डेवलपमेंट होगा। चलिए बात करते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको रिसर्च से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप आप एक रिसर्चर हैं एमएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग, अगर आप अपने डेटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे फेसबुक पेज का लिंक है और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। वीडियो को पॉज करके अगर आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप सीधे मेरे पेज तक रिडायरेक्ट हो सकते हैं और आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मीन मीडियन मोड, एसडी, टी टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट, ग्राफ प्रिपरेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इनमें किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए या फिर हिंदी लैंग्वेज ट्रांसलेशन, एडिटिंग एंड इंग्लिश, प्रूफ रीडिंग ऑफ रिसर्च सर्टिफिकेट, कंप्यूटर फॉर्मेटिंग, पेज सेटअप, पेज नंबर इंसर्शन, ग्राफ डिजाइनिंग, टेबल फॉर्मेशन, किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा विनायक नर्सिंग एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको बहुत ही कम कीमत में 1 साल के लिए आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे और जिनके द्वारा आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फाइट करने का जो आपका ड्रीम है उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप डायरेक्ट पेज तक पहुंच सकते हैं या फिर प्ले स्टोर में अगर आप डायरेक्टली भी नाम लिखोगे विनायक नर्सिंग एकेडमी तो आपके सामने जो ऐप है वो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है डियर। तो एक बार एक्सप्लोर जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।